नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नाउज़ाना में। मैं रवि शर्मा लेकर के आता हूं आपके लिए अंतर्राष्ट्रीय खबरें और करंट अफेयर्स, जिसमें दुनिया भर के प्रतिष्ठित समाचार पत्र और उसके प्रमुख बिंदुओं यानी हेडलाइंस की करते हैं यहाँ पे विश्लेषण, जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, चाहे आप स्टेट पीसीएस, यूपीएससी या फिर बैंकिंग, रेलवे या किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशंस की आप तैयारी करते हैं। यहाँ पे मैं बिल्कुल भी नहीं बोलता हूँ आपको सब्सक्रिप्शन करने के लिए या नहीं, यहाँ कोई ना कोर्स बेचा जाता है, ना आपको किसी भी पेड सर्विस के लिए बताया जाता है, और ना यहाँ पे कोई डिस्काउंट या छूट दी जाती है। मैं किसी और पे आलोचना नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सीधे बताता हूँ। मैं यहाँ तक ये भी नहीं आपको बोलता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, कि आपका इम्पोर्टेंट समय है और आपकी सद्बुद्धि है, आपको अच्छे लगेगी जो चीज़ें आपकी जो है अभिव्यक्ति की आ जाती है, वैसा आप कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले आप जो है हेडलाइन लेते हैं। नॉर्थ कोरिया ऑर्डर स्ट्रिक्ट लॉकडाउन विद द फर्स्ट ऑफिशियल कोविड केसेस। फर्स्ट ऑफिशियल कोविड केस हुआ नॉर्थ कोरिया में। चलो शुक्र है, अब माने तो कम से कम पहला केस है और पहली डेथ भी हो चुकी है वहाँ पे। अभी तक की जो जानकारी है मुझे, वो मैं बता रहा हूँ आपको। सेकेंड हम हेडलाइन लेते हैं। संयुक्त राज्य महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का कहना है कि अब बुधवार को अनुभवी फिलिस्तीनी अमेरिकी अल जजीरा पत्रकार जो थे वो शरीन अबू अलका की हत्या से स्तब्ध हैं। बड़ी ये अजीब सी बात है कि इस तरीके का वहाँ पे घटना हो जाता है, और इस तरीके से घटना होने के बाद भी जो है ऐसी बातें होती हैं कि एक पत्रकार को वहाँ मार दिया जाता है जो अल जजीरा के लिए रिपोर्टिंग करते हैं, जिनका नाम है शरीन अबू अलका, और उनकी हत्या से सबको, यहाँ तक कि मुझे भी काफ़ी दुख महसूस हुआ। अमेरिका में भी हत्या की निंदा, अमेरिका ने भी इस हत्या की निंदा की है, रिपोर्टिंग लेजेंड कहा है उनको, और सही बात भी है। श्रीलंका संकट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, वहाँ गैस के सिलेंडर लेके लोग मतलब कई मीटर तक लाइन में खड़े हैं। ब्लू रंग का सिलेंडर होता है वहाँ पे, आप कभी देखिए तो पता चल जाएगा। हमारे यहाँ रेड कलर का सिलेंडर होता है जो खाने के लिए एलपीजी यानी खाना बनाने या डोमेस्टिक यूज़ के लिए होता है। चलिए कमर्शियल के लिए आप बताइएगा कमेंट में। फिलीपीन राष्ट्रपति की जीत और अमेरिका चीन के मोकोर्स जूनियर्स को बधाई दी। फिलीपीन में राष्ट्रपति बन गए, ठीक है। और इसके बाद अब सबसे दुखद खबर, जो कि मुझे रात को जब ये जानकारी मिली और ट्विटर के माध्यम से, तो मैं भी काफ़ी शॉक्ड हो गया था, क्षमा कीजिएगा, गर्मी काफ़ी है यहाँ स्टूडियोज़ में भी। अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि ये दुखद खबर है। सबसे उम्दा मेरा मानना है, मेरा निजी तौर पे, मेरा व्यक्तिगत तौर पे, जो इस्लाम के प्रतीक या पर्सनालिटी जिनको मैं मानता हूँ, शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान, जिन्होंने संयुक्त अरब अमीरात में तेल संपदा को एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में विकसित करने और संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए के करीबी साथी के रूप में अपने 18 वर्षों के दौरान राज्य के प्रमुख रूप में विकसित किया अपने राज्य को, और मतलब कि यूएई को, ठीक है। शुक्रवार को उनका निधन हो गया 73 साल की उम्र में। नाउस आईएनए की तरफ से हम उनके निधन पे शोक व्यक्त करते हैं और उनको ईश्वर यानी कि उनके अल्लाह ताला से जो है हम ये गुजारिश करेंगे कि उनको जो है स्वर्ग यानी कि जो है जन्नत मिले, और जिन्होंने धरती को भी जन्नत बनाया, अपनी धरती, अपने मातृभूमि को, ऐसे ही लोग होने चाहिए। चलिए आगे बातें करते हैं। उनकी मृत्यु की सूचना राज्य के द्वारा संचालित अमीरात समाचार एजेंसी द्वारा मिली। 2014 में जब शेख खलीफा को दौरा पड़ा, इसके बाद उन्होंने अपने सार्वजनिक कर्तव्यों से पीछे हट गए और सरकार ने घोषणा की कि शुक्रवार को शुरू होने वाले 3 दिनों के लिए सरकारी कार्यकाल और निजी व्यवसाय बंद रहेंगे। पूरे देश में 40 दिनों का शोक मनाया जाएगा। 2004 में अपने पिता की मृत्यु के बाद शेख खलीफा संयुक्त अरब अमीरात के शासक बने और
फारस की खाड़ी और ओमान। फारस की खाड़ी ध्यान लीजिएगा, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए इसको स्टडी कर लीजिएगा अच्छे से। ओमान की खाड़ी के साथ अर्थ स्वायत्त और राज्य, जो वहाँ के शहर के राज्य हैं, एक संघ है उसका कार्यकाल तेज़ी से आर्थिक विकास को चिन्हित किया, उसको उन्होंने मार्क किया, जो केवल एक दर्ज प्रभावित किया हुआ था। सिर्फ एक वहाँ पे एक ही जो कर्ज है वहाँ पे लिया गया है। अच्छा, आगे बात करते हैं। चकाचौंध से भरे महानगर में संकट में अबू धाबी के अमीरात के अरबों डॉलर डालकर समाप्त करने की मदद की। दुबई ने उनके नाम पर दुनिया की सबसे ऊंची इमारत का नाम बुर्ज दुबई से बुर्ज खलीफा, देखिए बुर्ज दुबई से बुर्ज खलीफा तो सारे जानते हैं, में बदल कर उन्हें धन्यवाद दिया। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी, अति उम्दा। और उनके शासनकाल में मध्य पूर्व के चारों ओर से उथल पुथल भी की गई और अरब स्प्रिंग के रूप में जाने जाने वाले विद्रोह के दौरान, जो 2011 में पूरे क्षेत्र में फैल गया था, उनकी सरकार ने मजबूर वहाँ के लोगों के समर्थन राजनीतिक इस्लामवाद को कमज़ोर करने के लिए पर्दे के पीछे हस्तक्षेप किया। उनकी सेना ने अफगानिस्तान, देखिए अगर आप कट्टरवादी होते, अगर आप रूढ़िवादी होते, तो आपको कोई भी जाति धर्म हो या कोई भी सभ्यता हो तो उसको आप सभ्यता को पकड़े रहिए, लेकिन अगर आप उसको रूढ़िवादिता और इस हिसाब से आप डेवलप नहीं कर पाते हैं, आप नंबर 1 नहीं बन सकते हैं। यही कारण है कि सीरिया और इराक के इस्लामिक स्टेट के खिलाफ गठबंधन में शामिल हो गए और 2015 में यमन में हौथी विद्रोहियों के खिलाफ सैन्य हस्तक्षेप में सऊदी अरब ने भागीदारी ली। यह उनके कर्तव्य के दौरान था कि अमीरात और पड़ोसी इजराइल के साथ औपचारिक राजनयिक जो उनके संबंध थे उसको स्थापित किए और लगभग 3 दशकों में यहूदी राज्य के साथ संबंधों को सामान्य करने वाले पहले अरब राज्य बने। अमीरात में शेख खलीफा एक दूर दराज के व्यक्ति थे, मतलब दूर दराज के मतलब दूरदर्शिता रखने वाले व्यक्ति थे, जो शायद कभी सार्वजनिक रूप से दिखाई देते थे, लेकिन जिनकी छवि हर जगह प्रतीत होती थी। सरकारी कार्यालयों की दीवारों पे, होटल के रिसेप्शन डेस्क के पीछे अबू धाबी के अमीर के रूप में सेवा करने के अलावा वह देश के राष्ट्रपति और इसके सशस्त्र बलों के निवेश कोष और पेट्रोलियम परिषद के प्रमुख थे, जो तेल की नीति और देखरेख करते थे। अपने स्टॉक के बाद भी उन्होंने सरकार में दैनिक मामलों के पीछे हटे हुए थे, हस्तक्षेप नहीं करते थे। अपने छोटे सौतेले भाई अबू धाबी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद, हाँ इनकी पिछली बार जो है अभी सर्दियों में खबर आई थी, सबसे महंगा जो है क्या हुआ था, सबसे महंगा तलाक हुआ था, दुनिया भर में सुर्खी बनी हुई थी। यह व्यापक रूप से उपेक्षित था कि शेख मोहम्मद शेख खलीफा और अमीरात के नए शासक के रूप में सफल रहेंगे, लेकिन औपचारिक उत्तराधिकारी प्रक्रिया के बारे में कोई जानकारी तुरंत उपलब्ध नहीं हुई। ट्विटर के एक पोस्ट के माध्यम से शेख मोहम्मद ने कहा कि भाई और संरक्षक को खोने पे अमीराती दुख में एकजुट है। कितनी बड़ी बात है, ये सीखने वाली बात है, मोरालिटी की बात है। उन्होंने लिखा कि हम आपकी ताकत, बुद्धि और नेतृत्व से धन्य हैं। यह बयान राष्ट्रपति बाइडेन के शेख खलीफा और संयुक्त राज्य का एक सच्चा साथी और मित्र कहा। ठीक है, देखिए सबने बोला है, सबने दुख व्यतीत किया है, चाहे यूएसए हो, यूके हो, अमेरिका सरकार, संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार के लोगों के बीच लंबे समय से संबंधों को मजबूत करने के लिए उनकी स्मृति का सम्मान करेगी, ऐसा भी उन्होंने बताया हुआ है। अरब अमीरात फरस की खाड़ी के अन्य तेल समृद्ध राष्ट्रतंत्रों की तैयारी अमीरात के लंबे समय से बाहरी खतरों से सुरक्षा के लिए
साथ साथ महंगे सैन्य उपकरण खरीदने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर देखा है। देखिए एक और खबर जो मैं बता रहा हूँ आपको, दिसंबर में जब मैं यूट्यूब पे नहीं आया हुआ था, दिसंबर नवंबर की बात है, लगभग $23 मिलियन का एक डील था जो यूएसए की तरफ से जो है यूएई के द्वारा के साथ हुआ था, जिसमें F-35 जो कि सबसे बढ़िया फाइटर पायलट माना जाता है यूएसए का, उसको बेचने की बात हुई थी। वो डील $23 मिलियन का था। बाद में इसको मिस्टर एनामुल मैक्रोन जो है वो आते हैं और वो कहते हैं कि भैया उससे क्यों लेते हो, आपको हम राफेल देते हैं, राफेल के साथ में आपको हम 50 ड्रोन भी दे देंगे और $19 मिलियन में ये ले लीजिए और $3 मिलियन जो बचेंगे। तो वो डील जो यूएसए के साथ थी उसको मैंने बताया हुआ था कि जॉ बाइडेन पे मेरा पहला हमला तो नहीं मैं बोलूँगा क्योंकि मैं हमला नहीं कर सकता हूँ, लेकिन उनका पहला फेलवरनेस मैंने काउंट किया हुआ था वो चीज़। अब देखिए ये बातें आती हैं तो मैं उसको रिलेट कर देता हूँ कि जो इसको अगर जो चीज़ें मैंने नहीं बताई हैं तो वो चीज़ें आपको अपडेट हो जाएगी। अब इससे क्या चीज़ें पता चला, F-35 के बारे में पता चला। F-35 सबसे उन्नत किस्म का है जो कि अमेरिका का है। राफेल कहाँ का है, फ्रांस का है, फ्रांस का है। और फिर एनामुल मैक्रोन जो हैं पहले राष्ट्रपति, फिर से राष्ट्रपति बन गए हैं, ठीक है। अभी उनका फिर जा करके साउथ कोरिया में भी जो है मिस्टर मून इन जियांग जो थे वो राष्ट्रपति पद से हट गए हैं। दूसरे राष्ट्रपति जो बने हुए हैं उन्होंने अभी शपथ ले चुके हैं और वो कार्यकाल उनका शुरू भी होने वाला है, ठीक है। शेख खलीफा, उनके बारे में बताता हूँ कि अबू धाबी से आए हुए थे 1971 में, अमीरात के स्वतंत्र होने के बाद। उनके पिता राज्य के प्रमुख बनने के बाद उनकी भूमिका बढ़ गई। शेख खलीफा पेट्रोलियम, जो बुर्ज खलीफा जिनके नाम पे रखा गया नाम, पेट्रोलियम परिषद के नेतृत्व किया और तेल नीति को देखरेख करती हुई एक रेगिस्तान के देश में प्रमुख पद से हाइड्रोकार्बन के अलावा कुछ संसाधन नहीं थे और उस तरीके से जो है इस तरीके से डेवलप किए और आज हर कोई जाना चाहता है, हर कोई बुर्ज खलीफा जाना चाहता है। अभी वहाँ पे एक और जो है फ्यूचर म्यूज़ियम बना है, उसके बारे में जिक्र हुई होगी। फ्यूचर म्यूज़ियम देखने वाली जगह है। मेरी एक पुरानी जो है मित्र वहाँ पे मीडिया जगत में है तो काफ़ी नाम है उनका, नाम ले सकता हूँ तो एनी जी, तो वो अभी हो करके आई। मैंने वो इच्छा जाहिर किया कि बुर्ज खलीफा बहुत अच्छी जगह, और वो वहाँ पे फ्यूचर म्यूज़ियम गई थी। तो कभी उनसे मैं शेयर करूँगा या उनसे बातें होंगी तो मैं आपसे बताऊँगा कि क्या क्या खासियत है वहाँ की, या अगर आप में से भी कोई जाता है वहाँ तो आप प्लीज़ हमसे शेयर कीजिएगा अपनी जो वहाँ की अनुभव होंगे अपने। शेख खलीफा के परिवार में उनकी पत्नी शम्सा बिन्त सुहैल अल मजरूई, उनके 8 बच्चे और पोते पोतियां हैं। परिवार में सब कुछ संपन्नता है, धन दौलत की कमी नहीं है, लेकिन एक बड़ा जो चीज़ है ये सब कुछ बनाने वाला जो है वहाँ से आप नहीं रहे और उनकी देहांत हो गई। उनके निधन पे हम शोक व्यक्त करते हैं और ये इंडिया के लिए एक अच्छा रिलेशन है यूएई के साथ जो है, और इस तरीके से जो है धन्यवाद। अभी मेरे बहुत से हेडलाइंस और बहुत से न्यूज़ जो हैं वो आने वाले हैं, उसके एनालिसिस आने वाले हैं। अभी अमेरिका यूक्रेन की क्राइसिस पे अमेरिका का बहुत बड़ा बयान है, वो मैं लेकर के आऊँगा। होप उस वीडियो को आप अच्छे से देखेंगे। दूसरी एक और चीज़ जो है यूक्रेन क्राइसिस से रिलेटेड और भी चीज़ों को लेकर के जो बेहद इम्पॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल रिलेशंस की बात आप करते हैं तो इस विषय वस्तु के लिए धन्यवाद। और कोशिश करूंगा कि मैं आपको आज के दिन में एक और बात बता रहा हूं कि बहुत से मेंटर्स का वीडियो मैं देखता हूं जो कि बहुत ही बेहतर है। मैं उनके सामने कहीं नहीं हूं, अपने आप को पाता हूं, लेकिन मैं भी उनको फॉलो करता हूं। तो उन मेंटर्स की भी स्थिति हो गई है कि उनकी स्थिति आप लोगों ने बना दी है कि आप लोगों को चटपटा मसाला चाहिए, आपको 2 मिनट में चाहिए। मीडिया जगत की न्यूज़ देख करके ऐसे कोई जो है ना एजुकेशन वीडियो ऐसे नहीं होते हैं, ठीक है, कि मसालेदार होता है। और सबसे डिफ़िकल्ट होता है यूट्यूब पे जो है एजुकेशनल वीडियो, अगर वो भी जब आप किसी संस्था से नहीं जुड़े हुए हैं। और
ना कोई कोर्स बेच रहे हैं, ना आप कोई उसका मार्केटिंग कर रहे हैं, ना कोई आप अपना एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। तो ऐसे में सिर्फ व्यूअर्स होते हैं। तो इन चीज़ों को सहयोग किया कीजिए, मुझे ही नहीं और भी अन्य जो मेंटर्स हैं। इससे क्या होता है कि आप उनको सहयोग नहीं करते हैं, आप जिनको एक गरीब या जो भी एजुकेशन लेना चाहता है, हर कोई जो यूट्यूब पे है, OTT प्लेटफॉर्म पे कुछ ना कुछ बताता है। मिस्टर झा सर हैं जो IAS के वो हिस्ट्री के मेंटोर हैं, उन्होंने बताया हुआ तो कि यूट्यूब पे जो बंदा पढ़ाता है ना आपको, वो कुछ आपसे लेता नहीं है और कुछ लेता नहीं है। तो उन चीज़ों का जो है जीवन के अगर एक क्वेश्चन भी अगर आप सोल्व करते हैं उससे, तो आपके रैंक क्या होते हैं, आपकी अगर नौकरी हो जाती है, आपके ड्रीम, आपके घर के परिवार की सारी चीज़ें जो हैं, हर कुछ परिदृश्य बदल जाते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान में रखिए। धन्यवाद, शुभ दिन। आज के लिए इतना ही। और मेरे कंटिन्यू वीडियो 6-6 घंटे 8-8 घंटे पे आते रहेंगे। मैं आपके लिए दिन रात काम कर रहा हूँ, आप भी मुझे मोटिवेट करते रहिए। धन्यवाद, शुभ दिन।